वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। आप देख रहे हैं वॉरियर सीरीज और इस सीरीज में हम ला रहे हैं क्लास 10 बच्चों के लिए साइंस के हर एक चैप्टर के वन शॉट डिटेल्ड में। एम सिर्फ यही है कि आपको जीरो से हीरो बनाया जाए, एकदम बेसिक से बोर्ड लेवल तक की तैयारी करा के। अगर चाहिए आपको इस चैप्टर के नोट्स या प्रैक्टिस शीट तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चैनल पे 5 बैक सीरीज भी है, सिमिलरली मैथ्स का कंटेंट अपलोड है वहां पर, आप वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों के साथ ये सीरीज शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही एक्साइटिंग कंटेंट के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो यार लाइक बटन दबाने में कंजूसी मत करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो डालूं और यूट्यूब मेहनत करे आपको उसकी नोटिफिकेशन भेजने के लिए, अगर आप यूट्यूब से एक्स्ट्रा मेहनत कराना चाहते हो तो बेल नोटिफिकेशन का बटन भी दबा देना। चलिए आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। स्टार्ट हम करेंगे कंट्रोल से। अब भैया आपको आपकी स्क्रीन पे एक तवा दिख रहा है, उस तवे में ऑमलेट बन रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जो भी वेजिटेरियन है वो भैया ये सोच लो कि पनीर की कोई सब्जी बन रही है ना। अब भैया कोई बोलेगा पनीर तवे में कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ भैया, मैं बनाता हूँ। अब भाई ये सोच लो कि कुछ खाना बन रहा है तवे में, अचानक से आपको कुछ आया, आपके दिमाग में कुछ आया और आपने छू दिया उस तवे को, एकदम से क्या होगा कि आपका हाथ पीछे चला जाएगा। आपने छुआ, गरम लगा, एक एक्सट्रीम पीछे आ गया हाथ। क्यों पीछे आ गया? एकदम इमीडिएटली क्यों ये हो गया? क्या आपने सोचा कि भाई गरम लग रहा है, हाथ पीछे ले लूं क्या? चल ले लेता हूं। ऐसा हुआ क्या? नहीं, ऐसे छो, अरे शिट, गरम है गरम है गरम है ना। वो अपने आप ही हुआ एंड दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। जब हम एक्सीडेंटली एक हॉट पैन को टच करते हैं तो हमारा हाथ इमीडिएटली पीछे आ जाता है, बिना उसके बारे सोचे कि भैया गर्म है, हाथ ले लूं क्या, है ना। हम कभी भी ऐसा होता है ना कि यार चलो खेलने जाना है, सोचते हैं, एक थॉट आता है माइंड में कि यार खेलने जाऊँ क्या, मम्मी डांटेगी तो नहीं, मेरा ये वाला काम बाकी है, ये भी करना था, चल छोड़ चला जाता हूँ। बट ये थॉट क्या इस सिचुएशन में आएगा? अरे हाथ पीछे ले लूँ क्या, जल जाएगा, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, खर्चा हो जाएगा। नहीं आता ना। तो भैया ये ऑटोमेटिकली हाथ पीछे चला गया। तो ये जो क्विक एक्शन हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि आपकी बॉडी ने उस डेंजर को, किस डेंजर को, इस सिनेरियो में वो डेंजर है हॉट पैन, उसको पहचाना कि भैया पहचान लिया है और इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड किया। कैसे? अपने हाथ को पीछे लेके, ताकि कोई भी इंजरी ना हो। और ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से हमारी बॉडी जो है चेंज इन एनवायरनमेंट से रिएक्ट करती है। चेंज इन एनवायरनमेंट कैसे हुआ? नॉर्मली हाथ था, है ना, नॉर्मली ऐसा रखा हुआ था, एकदम से क्या हो गया? एकदम से तवा, गर्म तवे में हाथ लग गया, एकदम से वहां पे टेम्परेचर क्या हो गया? चेंज हो गया, और फिर हमने क्या किया? हाथ को पुल बैक कर लिया। दैट इज व्हाट कंट्रोल। ये चीज क्लियर है? तो कंट्रोल किसे कहते हैं? कंट्रोल रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मैनेज एंड रेगुलेट इट फंक्शन एंड एक्टिविटी। भैया बॉडी की एबिलिटी की उसके फंक्शन और एक्टिविटी को मैनेज कर सके, कब? इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो जाए, अचानक से लगा कि भैया एनवायरनमेंट में चेंज है, वो तवा गर्म है, एकदम से बॉडी ने क्या किया? रिस्पॉन्ड किया, है ना। तो ये बॉडी की एबिलिटी थी कि उसने कंट्रोल किया अपने फंक्शंस को कि भाई गर्म है, एकदम से पीछे हाथ ले लिया। कंट्रोल क्लियर है? कंट्रोल अगर क्लियर है तो अब बात करेंगे कोऑर्डिनेशन की, कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। अगर आप ये पूरा सिनेरियो देखो तो इस सिनेरियो में ऐसा नहीं था कि एक ही पार्ट इन्वॉल्व था, काफी सारे पार्ट इन्वॉल्व थे। आपकी जो स्किन थी उसने उस हीट को सेंस किया, है ना, उसने एक सिग्नल आपके ब्रेन को भेजा, और आपका जो मसल था उसने रिस्पॉन्ड किया और आपका हाथ पीछे आ गया। इन डिटेल समझेंगे कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व थी, कैसे ये सारा प्रोसेस हो रहा था। अभी सिर्फ आप कोऑर्डिनेशन समझिए कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन समझने से पहले ये चीज समझनी होगी कि ये जो एग्जांपल हम देख रहे हैं उसमें एक पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, इस एक्शन में मल्टीपल पार्ट्स इन्वॉल्व है। किसी ने सेंस किया, सिग्नल भेजा, किसी दूसरे ने उसको पीछे लिया, है ना। तो इसमें काफी सारे पार्ट्स इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे क्या हुआ? आपके ब्रेन ने कोऑर्डिनेट किया सिग्नल्स को जो कि नर्व से मिला था, है ना, एंड मूवमेंट हुआ
किससे? मसल से। कि भैया ब्रेन को सिग्नल मिला वाया किसी चीज से, ब्रेन ने वापस से रिस्पॉन्ड किया किसी चीज को कि भैया आप पीछे हो जाओ, तो मसल्स क्या हो गई? पीछे हो गई। चीज समझ में आ रही है? प्रोसेस समझ में आ रहा है कि भैया किसी ने बताया, आपने उसको बताया कि तू ये कर ले, तो मल्टीपल पार्ट्स इन्वॉल्व थे, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? इट रेफर्स कि किस तरीके से बॉडी के डिफरेंट पार्ट जो है साथ में काम करते हैं, स्मूथली काम करते हैं, ताकि कोई एक्शन आप एकदम अच्छी तरीके से परफॉर्म कर दो। मैंने हाथ पीछे लिया, उसमें काफी सारे पार्ट्स इन्वॉल्व थे, तो वो जो स्मूथ एक्शन हुआ उसके पीछे काफी सारे पार्ट्स एक साथ वर्क कर रहे थे, एंड दैट इज रेफर्ड एज कोऑर्डिनेशन। क्या कंट्रोल का डेफिनेशन क्लियर है? क्या कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो भैया कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं कि आप एक थम्स अप लिख दीजिए, एक थम्स अप डाल दीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि एनिमल में कोऑर्डिनेशन होता कैसे है। अगर मोस्ट ऑफ द मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात करें स्पॉन्ज को छोड़ के, तो वहाँ पे एक स्पेशल सेल होता है जिसका नाम होता है नर्व सेल्स, या उसे न्यूरॉन्स कहते हैं। ये बॉडी को हेल्प करता है ताकि रिस्पॉन्ड कर सके बॉडी एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज हो रहा है, और कोऑर्डिनेट कर सके जो भी एक्टिविटीज है उनके साथ, है ना। और ये नर्व सेल्स क्या बनाता है? नर्वस सिस्टम बनाता है। ये जो नर्व सेल्स है, न्यूरॉन्स है, ये क्या बनाता है? ये बना देता है आपका नर्वस सिस्टम। अब बात करेंगे अगर सिंपल एनिमल में, एनिमल जो कि हाइड्रा हो गया, ठीक है, तो उनमें जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है भैया? नेटवर्क है किसका? नर्व सेल्स का या न्यूरॉन्स का, जो कि रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है अगर सराउंडिंग में कुछ चेंज होता है। बट अगर हायर एनिमल की बात कर ले, कॉम्प्लेक्स एनिमल की बात कर ले, जिसमें ह्यूमंस आ गया, वहां पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर मैनेज कर रहे होते हैं। कौन से दो सिस्टम होते हैं? नर्वस सिस्टम, साथ ही साथ क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम। सिंपल एनिमल्स में सिर्फ वहां पर नर्व सेल्स जो है वो वाला पार्ट काम कर रहा होता है। कॉम्प्लेक्स जो हमारे जैसे ह्यूमंस होते हैं वहां पर आपका नर्वस सिस्टम जो है वो भी मैनेज कर रहा होता है, साथ ही साथ में आपका एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी मैनेज कर रहा होता है। दोनों क्या होते हैं उनको इन डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमें जानना है कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है ह्यूमंस में, तो हमें सेंस ऑर्गन्स के बारे में जानना पड़ेगा, रिसेप्टर्स के बारे में जानना पड़ेगा, और इफेक्टर्स के बारे में जानना पड़ेगा। ह्यूमंस के अगर बात करें तो ह्यूमंस के पास कितने सेंस ऑर्गन है? जवाब आप दोगे कि भाई ह्यूमंस के पास 5 सेंस ऑर्गन है। आई है, ईयर है, नोज है, टंग है, स्किन है। और ये ऑर्गन हमें क्या हेल्प करती है कि भाई इंफॉर्मेशन गैदर करो, कहाँ से? सराउंडिंग से। मान लीजिए कुछ खाना बन रहा है तो भैया मेरी नोज हेल्प कर रही है कि जो स्मेल आ रहा है वो मेरी नोज डिटेक्ट कर रही है। कुछ गर्म हो गया, मेरी स्किन डिटेक्ट कर रही है ना। तो इस तरीके से वो सेंस ऑर्गन हमें हेल्प करते हैं। कुछ देखना है तो आई हेल्प कर रहा है, कुछ सुनना है तो कान हेल्प कर रहा है, ठीक है। और अगर आप खा रहे हो तो डाइजेशन में आपका टंग हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से आपके सेंस ऑर्गन जो है, कुछ टेस्ट करना है उसमें टंग हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से आपके सेंस ऑर्गन आपको इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करने में मदद कर रहे होते हैं। अब रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं। हर सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर क्या होता है समझेंगे, बट अभी इतना समझ लो कि हर सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर होता है जो एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई, स्टिमुलाई क्या होता है? चेंज इन सराउंडिंग, है ना, किसी भी चेंज को वो डिटेक्ट कर लेता है। तो हर सेंस ऑर्गन में क्या होता है? एक रिसेप्टर। जैसे आई की बात करते हैं तो उसके पास फोटो रिसेप्टर होता है, वो लाइट को डिटेक्ट कर लेता है। ईयर्स की बात करते हैं तो उनके पास फोनो रिसेप्टर होता है जो कि साउंड को डिटेक्ट कर लेता है। नोज की बात करते हैं तो उनके पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है जो कि स्मेल को डिटेक्ट कर लेते हैं। टंग की बात करें तो उनके पास गस्टेटरी रिसेप्टर होता है जो कि टेस्ट को क्या कर लेता है? डिटेक्ट कर लेता है। और स्किन के पास क्या होता है? थर्मो रिसेप्टर होता है जो कि टच को, ठंडा है, गर्म है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है, उन सारी चीज़ों को क्या करता है? डिटेक्ट कर लेता है। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ जो चेंजेस होते हैं सराउंडिंग में उसको लेके सेंसिटिव होते हैं और हमें हेल्प करते हैं ताकि हम रिएक्ट कर सके। जो भी चीज़ हमने देखी, सुनी, है ना, जो भी चीज़ हमने फील की उससे रिस्पॉन्ड कर सके, उसमें रिसेप्टर हेल्प करता है ना। तो रिसेप्टर क्या हो गए? रिसेप्टर सेल्स होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि सेंस ऑर्गन में लोकेट होते हैं
और ये डिटेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी टाइप ऑफ स्टिमुलाई पे। दे आर सेंसिटिव टू चेंज इन द एनवायरमेंट। भैया जो भी चेंज हो रहा है उससे सेंसिटिव है कि चेंज हो रहा है तो आपको पता चल रहा है किसकी वजह से, रिसेप्टर की मदद से। और ये जो रिसेप्टर है ना ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन भेजते हैं नर्वस सिस्टम में। जैसे कि नोज में क्या होता है रिसेप्टर, तो वो किसके सेंसिटिव होते हैं, स्मेल में। अगर भैया आपने कुछ बुरी स्मेल सुनी है ना, सूंघी है ना, तो सुनी नहीं है, सूंघी है, नाक से सूंघते हैं कि कुछ बुरी स्मेल आई, तुरंत पता चल जाता है। अच्छी स्मेल आई तुरंत पता चल जाता है। तो वो किसकी मदद से चल रहा है, जो रिसेप्टर है ना नोज में उसकी वजह से। अगर एकदम जोर से आवाज आ रही है किसकी मदद से पता चल रहा है, कानों में जो फोनो रिसेप्टर है उनकी वजह से। सो रिसेप्टर्स जो हैं हमें हेल्प करते हैं कि कोई भी चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट करने में। ठीक है, हर रिसेप्टर का एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई की तरफ एक वर्क है कि भैया अगर स्मेल में कुछ चेंज आ रहा है तो वो नाक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें जो रिसेप्टर है कौन सा होता है, गस्टेटरी नहीं, गस्टेटरी तो टंग में रहता है, नाक में कौन सा होता है, ऑल्फैक्टरी रहता है। ठीक है, गस्टेटरी तो टंग में रहता है, नाक में आपका ऑल्फैक्टरी रहता है कि भैया स्मेल में कोई चेंज आया तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे डिटेक्ट करने की। ये चीज़ क्लियर है। चलिए अब इफेक्टर की बात करते हैं। इफेक्टर क्या होता है, इफेक्टर भैया वो पार्ट होता है बॉडी का जो रिस्पॉन्ड करता है। भैया हुआ क्या समझिए, प्रोसेस समझिए। रिसेप्टर ने क्या किया, डिटेक्ट किया। रिसेप्टर ने सिग्नल पास किया नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम ने मैसेज वापस से दिया इफेक्टर को कि भैया तू ये कर ताकि भैया तेरे को अच्छा लगेगा, बॉडी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि भैया स्किन का जो रिसेप्टर था उसने डिटेक्ट किया कि मुझे वो जब पैन छुआ तो गर्म लगा, है ना। तो फिर वो मैसेज गया, वहां से सिग्नल आया किसको, इफेक्टर को, यानी कि मसल को कि भैया पुल बैक हो जाओ, पीछे हट जाओ, है ना। ये चीज क्लियर हो गई। तो इफेक्टर्स जो होते हैं वो बॉडी का वो पार्ट होते हैं जिनको नर्वस सिस्टम से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं और उसके बेसिस पे वो एक्शन लेते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे वो एक्शन लेते हैं। इफेक्टर्स में आपका मसल्स आ गए जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं जिसके कारण मूवमेंट होती है। ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं या ऐसे सब्सटेंस जो कि नीडेड होता है। सॉरी, चलिए अब बात करते हैं कि हमारी बॉडी स्टिमुलाई यानी कि चेंज इन एनवायरनमेंट, अगर कोई चेंज हो रहा है तो हमारी बॉडी उससे कैसे रिस्पॉन्ड करती है। स्टिमुलस क्या है भैया, स्टिमुलस एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे लाइट एक एनर्जी है, साउंड एक एनर्जी है, स्मेल एक एनर्जी है, तो वैसे ही एक टाइप ऑफ एनर्जी है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हमने बात कर ली, ऐसे सेल्स होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो चेंज इन एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करते हैं। अब रिसेप्टर्स ने मान लीजिए सेंस कर लिया कोई स्टिमुलस, उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी कि जो मैसेज है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जा रहा है, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट कर लिया जो कि ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। किसकी मदद से, सेंसरी नर्व्स की मदद से जाता है। ये इन डिटेल आगे हम बात कर रहे होंगे। फिर मोटर नर्व जो होते हैं ब्रेन में, वो ब्रेन से सिग्नल कैरी करते हैं कहां तक, ब्रेन से एंड स्पाइनल कॉर्ड से कहां तक, इफेक्टर्स तक। इफेक्टर्स में क्या आ गए आपके, मसल्स एंड ग्लैंड्स आ गए ताकि आप रिस्पॉन्ड कर सको। सॉरी वंस अगेन। ठीक है, वापस से इसको एक बार देख लेते हैं कि भैया जो मोटर नर्व्स होते हैं वो सिग्नल कैरी करते हैं कहां से, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर्स तक। इफेक्टर्स में आपका मसल आ गया और आपका ग्लैंड्स आ गया ताकि आप रिस्पॉन्ड कर सको। एंड इस तरीके से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है किसी भी स्टिमुलाई से। ठीक है, चाहे कोई सब्सटेंस सीक्रेट करके हो या अपना मूवमेंट से हो। चीज क्लियर है कि बॉडी स्टिमुलाई से कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अभी हमने देखा कि ह्यूमंस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन मैनेज करता है, तो इसमें दो पार्ट्स हैं। नर्वस सिस्टम के पास भी रहता है ये काम कि नर्वस सिस्टम मैनेज कर रहा होता है, और एंडोक्राइन सिस्टम के पास भी रहता है। इन डिटेल दोनों को ही कवर करेंगे वन बाय वन। पहले बात कर लेते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर हमारा बॉडी एक होटल है तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम उसका मैनेजर है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम का फंक्शन एक मैनेजर की तरह रहता है हमारी बॉडी के अंदर। वो सारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, ताकि वो सही समय में सही काम कर पाए, है ना। अगर बॉडी के अंदर इतने सारे काम चल रहे हैं तो बिना मैनेजर के क्या ये काम पॉसिबल है। और ये मैनेजर हमारी बॉडी का कौन है, वो मैनेजर है नर्वस सिस्टम। क्या ये चीज क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है कि आपको रिलेट करना है अपनी बॉडी को एक होटल के साथ, और हर होटल में मैनेजर की जरूरत होती है। उसी प्रकार से हमारी बॉडी को भी एक मैनेजर की जरूरत है, और वो मैनेजर कौन है, वो मैनेजर है नर्वस सिस्टम। ये चीज क्लियर है। ये हमें हेल्प
करता है ताकि आप टास्क को परफॉर्म कर सको। अगर वो टास्क मान लीजिए थिंकिंग है, सोचना है, लिखना है ना, साइकिल चलाना है, डांस करना है, पढ़ना है, ठीक है, और कुछ ऑटोमेटिक एक्शंस में भी हेल्प करता है, जैसे हार्ट बीट है, ब्रीथिंग है, तो वहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छा हार्ट बीट होगा क्या, अच्छा सांस ले लूँ क्या, है ना, इन सब में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे कौन सा नर्वस सिस्टम का क्या पार्ट इन्वॉल्व है, कैसे हो रहा है, सब अभी थोड़ी देर में जब नर्वस सिस्टम का पार्ट देख रहे होंगे तब उन चीज़ों को समझेंगे। बट आप बने रहिए वीडियो के साथ, ठीक है। वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया, 5-10 मिनट और देखो, ऐसा बोल बोल के पूरी वीडियो खत्म करो। एंड जब वीडियो खत्म हो जाती है, आपने जो साथ ही साथ अपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को पढ़िए, जो मैंने नोट्स दिए हैं उन नोट्स को देखिए, एंड बार बार रिवीजन करने के बाद एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट कीजिए, बैक एक्सरसाइज कीजिए, पीवाईक्यूज कीजिए और ये फ्लो रखिए। अब गारंटी है कि अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर मिल ही जाएंगे। चलिए, अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम को एक और बार देख लेते हैं कि भैया क्या होता है। ये कोऑर्डिनेट कर रहा होता है हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है उनको कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, और एक कंट्रोल सेंटर होता है हमारी बॉडी का, चाहे वो हमारे एक्शंस हो, चाहे थॉट्स हो, चाहे हमारे बिहेवियर हो, और क्या इंश्योर कर रहा होता है कि पूरी बॉडी के जो सारे सिस्टम है वो स्मूथली वर्क करें, है ना। अगर बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए कि आप और आपके 10 दोस्त कुछ काम कर रहे हैं, तो ऊपर से कोई ना कोई तो देख रहा होगा ताकि वो काम स्मूथली हो, वरना क्या होगा, वो काम स्मूथली नहीं होगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा अगर कोई काम हो रहा होता है तो कंट्रोल सेंटर होना चाहिए जो देख रहा होता है कि भैया ये काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या ये चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो आगे बात करते हैं। बात करेंगे कि ये नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है, इस नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या है। भाई हर चीज़ की यूनिट जाननी होती है ना, कि भाई कौन सा बेसिक इसका पार्ट है जो ये पूरा नर्वस सिस्टम बना रहा है, और वो होता है नर्व सेल्स, जिसे न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो नर्वस सिस्टम एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं जिसे आप क्या बोलते हो, न्यूरॉन्स का नाम दिया गया है, या आप उसे नर्व सेल्स भी कह सकते हो। ये न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मेन यूनिट होते हैं किसके, नर्वस सिस्टम के, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपकी पूरी बॉडी में मैसेज को पास कर रहे होते हैं। अब ये न्यूरॉन्स दिखता कैसे है, इसको देख लेते हैं एक बार। ये है भैया आपका न्यूरॉन्स, इस तरीके से दिखता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे झाड़ी है, झाड़ियाँ झाड़ियाँ जैसा दिख रहा होगा। इन झाड़ियों को आपने क्या नाम दे रखा है, इन झाड़ियों को हमने नाम दे रखा है डेंड्राइट। बीच में आप देख रहे होगे एक सेल बॉडी है जिसमें न्यूक्लियस है। यहाँ पर आप एक टेल जैसा पार्ट देख रहे होगे जिसमें एक्सॉन है, एंड ये वापस से आप झाड़ियाँ देख रहे होंगे जिन्हें नर्व एंडिंग का नाम दिया गया है ना। एक बार इन डिटेल देख लेते हैं। सेल बॉडी में क्या होता है भैया, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, जैसे ही दूसरे एनिमल सेल्स में होता है वैसे यहाँ पर भी होता है। डेंड्राइट्स को आप कैसे बताएंगे कि भैया शॉर्ट ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है जिनको सिग्नल रिसीव होता है दूसरे न्यूरॉन से या सेंसरी सेल से। जो सिग्नल रिसीव हुआ, अब वो सिग्नल कहाँ चला जाता है, एक्सॉन में। एक्सॉन क्या होता है भैया, एक लॉन्ग फाइबर जो हमने देखा था टेल टाइप, जो कि इस इंपल्स को कैरी करता है, ठीक है, फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन के अंदर एक प्रोटेक्टिव वो होती है, लेयर होती है जिसे माइलिन की लेयर बोली जाती है ना। ये एक माइलिन की लेयर होती है जो कि हेल्प करता है ताकि जो वो नर्व इंपल्स है उसको स्पीड अप किया जाए, ठीक है। वो माइलिन की एक लेयर होती है, ये चीज़ क्लियर है। अब न्यूरॉन के 3 टाइप है ना, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स। अब तीनों का फंक्शन क्या है भैया, अगर 3 कोई चीज़ें हैं तो तीनों का कोई फंक्शन होगा, तभी तो वो 3 चीज़ें हैं ना। सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है भैया, वो इंपल्स कहाँ से कैरी करते हैं, सेंसरी ऑर्गन, चाहे वो स्किन हो सकता है, आईज हो सकता है, ईयर्स हो सकता है, और कहाँ लेके जाते हैं, सीएनएस। सीएनएस क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ गया आपका, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मोटर न्यूरॉन इंपल्स कहाँ से कैरी करते हैं, सीएनएस से इफेक्टर तक। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहां से इफेक्टर, चाहे वो मसल्स हो सकता है या फिर वो ग्लैंड्स हो सकता है, ताकि वो रिएक्ट कर सके। कौन रिएक्ट कर सके, इफेक्टर रिएक्ट कर सके। उसके बाद रिले न्यूरॉन्स का क्या काम होता है भैया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं और सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करते हैं और सिग्नल्स को रिले करने में हेल्प करते हैं विद इन द सीएनएस, ठीक है। सीएनएस के अंदर जो सिग्नल्स रिले हो रहे होते हैं दोनों के बीच में, वो कौन कर रहा होता है, रिले न्यूरॉन कर रहा होता है। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं न्यूरॉन्स में कैसे चीज़ें हो रही होती है। न्यूरॉन्स में जो मैसेजेस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यानी कि नर्व इम्पल्सेस के फॉर्म में जा रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। ये सिग्नल हमने देखा झाड़ियों से स्टार्ट होते हैं, यानी कि डेंड्राइट्स वाले पार्ट से स्टार्ट होते हैं, पूरी सेल बॉडी में जाता है, वहाँ से फिर एक्सॉन से फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में जाता है। बट नेक्सॉन से नेक्सॉन नहीं, वो तो टाटा नेक्सॉन है। एक्सॉन से जब वो दूसरे आप देखते हैं कि नर्व एंडिंग आता है, वहाँ पे फिर अगर दूसरे न्यूरॉन का वहाँ पे वो है डेंड्राइट है, तो कैसे पास होता है उस चीज़ को भी समझेंगे। अगर उसको जानना है तो वीडियो में बना रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये चीज़ अगर आप देख रहे हो कि भैया एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन में गया, है ना, द प्लेस वेयर द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन मीट्स द डेंड्राइट ऑफ अनदर इज कॉल्ड अ सिनेप्स। एक चीज़ समझिए, डेंड्राइट क्या होता है, स्टार्टिंग पोजीशन किसी भी न्यूरॉन का।
ठीक है। एक्सॉन के बाद नर्व एंडिंग, वो क्या होता है, लास्ट पोजीशन। अब अगर दो न्यूरॉन्स कांटेक्ट में है तो इसका फर्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट कांटेक्ट में होगा, तो उस जो स्पेस होता है जहां पर एक्सॉन एक न्यूरॉन का डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन के साथ मिलता है उसे क्या बोलते हैं, सिनैप्स बोलते हैं। सिनैप्स क्या होता है भैया, एक टाइनी माइक्रोस्कोपिक गैप होता है एक न्यूरॉन के डेंड्राइट और दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन के बीच में, और ये गैप इतना स्मॉल होता है कि न्यूरॉन्स के बीच में कोई भी फिजिकल टच नहीं होता है। अब फिजिकल टच नहीं होता तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास कैसे होता है, कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है, तो भैया जब वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक न्यूरॉन के एंड पे आता है तो वो एक न्यूरोट्रांसमीटर, एक केमिकल जो होता है उसको रिलीज करता है, वो उस सिनेप्टिक गैप को पास करता है, और जैसे ही दूसरे नर्व में आता है वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। क्या ये चीज क्लियर है कि भैया डेंड्राइट से फिर कहाँ आया, सेल में, वो सेल बॉडी में आया, ठीक है, वहां से फिर एक्सॉन में आया, एक्सॉन से एंडिंग से फिर वो किस में कन्वर्ट हुआ, सिनेप्स में, किस में कन्वर्ट हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर में, वहां से फिर दूसरे न्यूरॉन में गया, वहां किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए ये चीज क्लियर है ना। तो न्यूरोट्रांसमीटर ने क्या किया, जो सिनैप और सिनेप्टिक गैप है उससे पास होके दूसरे न्यूरॉन पे ले गया, और ये मैसेज, ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू फॉरवर्ड होता रहता है जब तक वो सिग्नल पास ऑन हो जाए। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए, अगर ये चीज क्लियर है तो अब बात करते हैं कि नर्व इंपल्स ट्रांसफर कैसे होता है। ये चीज तो हमने देख ली, हाउ नर्व इंपल्स ट्रांसफर बिटवीन न्यूरॉन्स। अब जो रिले न्यूरॉन्स होता है वो क्या करता है भैया, वो कनेक्ट करता है मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन्स क्या करता है, इंपल्स को लेके जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कहां तक, इफेक्टर तक, जैसे कि मसल्स हो गया, ग्लैंड्स हो गया। इस तरीके से भैया क्या होता है, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो इंश्योर करता है कि मैसेज जो है एफिशिएंटली ट्रैवल हो। हमने ये चीज़ देख ली कि भैया किस तरीके से वो न्यूरॉन्स में जा रहा होता है ना। अब ये एक चीज़ आपको समझनी होगी कि ब्रेन तक आया, ब्रेन से रिले न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन के पास लेकर गया, फिर मोटर न्यूरॉन इफेक्टर के पास लेकर गया। ये चीज़ आपको समझनी होगी, और यही हम यहाँ पर भी समझ रहे थे कि भैया आपका जो सिग्नल था एक बार वो यहाँ से आया, सेंसरी नर्व्स लेके आई उनको, ठीक है, सॉरी, आपका जो सिग्नल आया उस सिग्नल का रिस्पॉन्ड करने के लिए जो आपकी मोटर न्यूरॉन्स थी वो मोटर न्यूरॉन्स क्या थी, वो लेके गई। बट मोटर न्यूरॉन्स को किसने हेल्प किया, रिले न्यूरॉन्स ने। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर है कि तीन टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड रिले न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जाती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वहां से रिले न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को पास ऑन करती है, ठीक है, ब्रेन ने जो भी सिग्नल था रिले न्यूरॉन को दिया वो मोटर न्यूरॉन के पास आया, मोटर न्यूरॉन इफेक्टर के पास लेके जाता। ये चीज क्लियर है? ठीक है, चलिए अब तक इसमें बीच में हमने सब कुछ कवर अप कर लिया है। अब बात करते हैं कि आपका नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। मान लीजिए आपका कोई सेंस ऑर्गन है, जैसे कि आपकी आंख हो गई, जैसे कि आपका कान हो गया, जैसे कि आपकी टंग हो गई, जैसे कि आपका नोज हो गया, स्किन हो गया, उसने कोई चीज़ डिटेक्ट की तो उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन को भेजा सेंसरी नर्व्स के द्वारा। अब ब्रेन ने उसे प्रोसेस किया, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया और डिसाइड किया कि क्या एक्शन लेना है। वो इंस्ट्रक्शन मसल के पास गई, किसकी मदद से, मोटर न्यूरॉन की मदद से। ठीक है, क्या क्लियर है चीज़? अगर सिंपल एक्शन है जिसमें थिंकिंग की रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको भैया स्पाइनल कॉर्ड ही हैंडल कर लेता है और वो अपनी तरफ से ही रिस्पॉन्स दे देता है। बट कॉम्प्लेक्स एक्शन में भैया दोनों ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? सिंपल है तो स्पाइनल कॉर्ड बोलेगा भैया मैं हूँ ना, मैं खुद कर लूँगा। अगर कॉम्प्लेक्स है तो बोलेंगे चल तू भी थोड़ा बता मेरे को, सलाह मशुरा करते हैं, हम दोनों ही मिलके इस जो हमारे पास सिग्नल आया है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ये चीज़ क्लियर है? डन। चलिए अब बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे दो कैटेगरी है, पहली है सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरी है पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दोनों को ही इन डिटेल कवर करते हैं। पहले पीएनएस की बात करते हैं यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, उसमें दोनों की बात करेंगे, सोमैटिक की भी बात करेंगे एंड ऑटोनॉमिक की भी बात करेंगे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए उसी एग्जाम्पल को देखते हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिया था और उसी को थ्रू आउट में एक्सटेंड भी कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने एक हॉट पेन को टच किया, ठीक है, और आपने अपने हाथ को पीछे लिया, क्यों? क्योंकि सिचुएशन
अर्जेंट थी। यहाँ पर किसने भाई क्या काम में आए, जो स्पेशलाइज्ड टिप्स थे नर्व सेल्स के, जो कि पीएनएस का पार्ट है, उन्होंने डिटेक्ट किया कि भैया यहाँ पर हीट है, एनवायरनमेंट में क्या है, हीट है, टेम्परेचर क्या है, चेंज हुए। तो ये जो रिसेप्टर है, इन्होंने सीएनएस को क्या भेजा, सिग्नल भेजा, और सीएनएस ने फिर प्रोसेस किया और इंस्ट्रक्ट किया मसल्स को कि भैया हाथ को पीछे ले ले, है ना। तो पीएनएस ने क्या किया, मैसेज सीएनएस को दिया, और सीएनएस ने क्या किया, फिर रिस्पॉन्ड किया। ये चीज क्लियर है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर है, आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसके अलावा जो है, उसका काम क्या है कि इंफॉर्मेशन भेजना है हमारी बॉडी से ब्रेन तक, और ब्रेन का जो कमांड है वो इफेक्टर तक लेकर आना है। क्या ये चीज क्लियर है कि पीएनएस एक डाकिए की तरह एक्ट कर रहा है कि भैया चलो ये मैसेज ब्रेन को दिया, मालिक को दे, मालिक ने जो बोला उसको वापस से यहां पर पहुंचा दे, ठीक है, इधर से इधर ले जाना, इधर से इधर ले जाना। वो होती है ना एक चुगलखोर चाची नहीं बोलूंगा वरना फिर भड़क जाएंगे लोग मेरे पे, ठीक है, चुगलखोर ही बोल लो कि चुगलखोर है ना। तो भैया इधर से इधर ले गया और इधर से इधर, इधर की बात इधर, इधर की बात इधर, वो वाला काम है किसका, पीएनएस का, ठीक है, चुगलखोर चाची। चलिए आगे बात करते हैं। सम सिग्नल्स लाइक दोज टू योर हार्ट एंड स्टमक हैपन ऑटोमेटिकली व्हाइल अदर्स लाइक दोज कंट्रोलिंग मूवमेंट आर अंडर योर कंट्रोल। देखिए कुछ ऐसा होता है ना कि भैया हार्ट को देना है ना, तो कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जिसमें हमारा कंट्रोल ही नहीं होता है ना, और कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो हमारा उसमें कंट्रोल होता है। इसको इन डिटेल में समझेंगे। मान लीजिए अगर मेरी हार्ट बीट हो रही है तो उसमें वो सिग्नल्स, भैया मेरा उसका क्या ही काम है ना, मेरा उसमें क्या ही काम, ये चीज क्लियर है। तो पीएनएस दो पार्ट में डिवाइड होती है, ऑटोनॉमिक सिस्टम एंड सोमैटिक सिस्टम। ऑटोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, जो ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, दैट हैपन विदाउट कॉन्शियस थॉट। भैया जब डाइजेशन हो रहा होता है तो आपको पता हो रहा होता है अंदर क्या होता है, जब हार्ट बीट हो रही होती है क्या आपको पता हो रहा है, नहीं। तो आपके कॉन्शियस थॉट को पता ना होने से, ना होते हुए जो काम हो रहा है, पता ना होते हुए जो काम हो रहा है, उसे आप क्या बोलते हो, ऑटोमेटिक फंक्शन। और उन्हें कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक सिस्टम। सोमैटिक सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है वॉलेंटरी फंक्शंस को, जैसे कि अपने हाथों को मूव करना, अपने पैरों को मूव करना। समझ में आ रहा है। पीएनएस के दो पार्ट है, ऑटोनॉमिक जो कि ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करेगा, और क्या है, सोमैटिक जो कि वॉलेंटरी फंक्शंस है उनको कंट्रोल करेगा। ऑटोनॉमिक फंक्शंस यानी कि कॉन्शियस थॉट को ना पता हो और वो जो काम हो रहे हो वो ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं, हार्ट बीट हो गया है ना, डाइजेशन वाला प्रोसेस हो गया, ये चीज क्लियर है। अब पीएनएस में जो नर्व्स होते हैं उनके टाइप्स देखेंगे। यहाँ पर 3 टाइप्स हैं, ठीक है, 2 टाइप्स पढ़ लेते हैं, 2 है 3 है, ठीक है, तीनों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 2 है, एक पीछे था, है ना। तो स्पाइनल नर्व्स है। स्पाइनल नर्व्स कहाँ से आती है, स्पाइनल कॉर्ड, और कहाँ तक एक्सटेंड होती है, थ्रू आउट द बॉडी। बट ये जो स्पाइनल नर्व है आपको कहाँ नहीं मिलेगी, क्लियर है। दे कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। इनके अंदर जो स्पाइनल नर्व होता है दोनों ही न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन भी होते हैं, मोटर न्यूरॉन भी होते हैं। तो इन्हें आप क्या बोलते हैं, मिक्स न्यूरॉन, है ना, क्योंकि सेंसरी भी है मोटर भी है, इसलिए क्या कहेंगे, मिक्स नर्व्स कहेंगे। क्रेनियल नर्व कहाँ से निकलती है भैया, ब्रेन से निकलती है, और पूरे आपके थोपड़े में फैली होती है। स्पाइनल नर्व की तरह इसमें भी दोनों न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी भी एंड मोटर भी है, ठीक है। अब विजुअल नर्व्स की बात करते हैं, जो कि आपके कहाँ से अराइज होती है, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, एंड कुछ ब्रेन का हिस्सा भी उसमें आ जाती है और आपके इंटरनल ऑर्गन से कनेक्ट होती है, और इसमें भी सेंसरी न्यूरॉन होते हैं एंड मोटर न्यूरॉन होते हैं। 3 टाइप की नर्व्स देख ली, स्पाइनल, क्रैनियल एंड विस्ट्रल। चीज़ें क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं कि पीएनएस कैसे काम करता है ना। तो सबसे पहला टास्क उसमें क्या होता है, सेंसिंग का, कि पीएनएस ने क्या सेंस किया कि भैया जो इन्फॉर्मेशन है, तो पीएनएस ने हेल्प किया ताकि आपके ब्रेन को वो इन्फॉर्मेशन मिले, उसने सेंस किया और वो भेज दिया, ठीक है। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। फिर क्या आया भैया, मूवमेंट। भाई उन्होंने सिग्नल भेजा फ्रॉम योर ब्रेन टू मसल, ठीक है, जो मसल हम कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ से ब्रेन से मैसेज गया, है ना। तो इससे क्या हुआ कि हम चल रहे हैं, है ना, हम चल रहे हैं, हम लिख रहे हैं,
हम बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है कॉन्शियस थॉट्स को पता है ना। तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हुआ। जो भी वॉलेंट्री एक्शन है, आपको मान लीजिए ब्रेन को रिसीव हुआ, मान लीजिए मुझे चलना है, तो सिग्नल गया होगा ब्रेन से, वहाँ से गया होगा इफेक्टर तक, है ना, और हम चल पा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला काम क्या था, सेंसिंग का, दूसरा काम क्या था, मूवमेंट का, है ना। और इन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोमेटिक फंक्शन है, ये कंट्रोल, ये किसकी बात कर रहे हैं, जो ऑटोमेटिक फंक्शन है, जो कि कौन कंट्रोल कर रहा है भैया, जो ऑटोमेटिक ये ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं, वो पीएनएस का कौन सा पार्ट कर रहा होता है, सोमैटिक, सोमैटिक नहीं, ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, पीएनएस का ही पार्ट होता है, वो क्या कंट्रोल कर रहा होता है, वो कंट्रोल कर रहा होता है ऑटोमेटिक फंक्शंस को। चाहे आपका हार्ट बीट हो, यहाँ पर आपकी थिंकिंग की जरूरत नहीं होती है ना, यहाँ पर मेरे सोचने की जरूरत नहीं कि मेरा हार्ट बीट हो। जैसे मुझे चलना है तो मैं सोच रहा हूँ मुझे चलना है, लेकिन जब मुझे सांस लेनी है, जब मेरी हार्ट को बीट करना है, जब मेरा फूड का डाइजेशन होना है, वहां पर मेरी कॉन्शियस थिंकिंग नहीं चल रही है। तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या ये चीज़ क्लियर है कि मेरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहाँ पर उसका काम आएगा, और मेरे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कहाँ पर काम आएगा, है ना। चलिए, अगर ये चीज़ क्लियर है तो अब बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की। और इस रिफ्लेक्स एक्शन के आगे अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी स्टार लगा दूँ, इसकी इंपॉर्टेंस को वो जस्टिफाई नहीं करेगा। देखिए, है ना, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते कि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एक क्विक और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स किसी भी स्टिमुलस में जिसमें आपका कॉन्शियस थॉट रिस्पॉन्स, जिसमें आपका कॉन्शियस थॉट इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इट हैपन्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन। क्यों होता है, ताकि आपकी बॉडी को हार्म से प्रोटेक्ट कर लिया जाए। उसी एग्जाम्पल में वापस आ गए, कौन से एग्जाम्पल में, वो जो पैन को टच किया था, है ना। तो अब सबसे पहले रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, एक पाथवे जो कि एक नर्व इम्पल्स फॉलो करता है ना, एक रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, एक पाथवे जो कि एक नर्व इम्पल्स फॉलो करता है रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान। अब उसमें क्या होता है, सबसे पहले रिसेप्टर ने स्टिमुलस को डिटेक्ट किया, चीज़ पड़ी थी, सेंसरी न्यूरॉन उस इम्पल्स को लेकर गया ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक। यहाँ पर डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड ही ले लेता है, ब्रेन तक जाने का टाइम ही नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड ने ही ले लिया, बाद में स्पाइनल कॉर्ड कॉपी भेज देगा ब्रेन को, भाई ये हुआ, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, इम्पल्स को कैरी किया स्पाइनल कॉर्ड तक, है ना। फिर वहाँ पर इंटर न्यूरॉन, इन्होंने क्या किया, प्रोसेस किया इन्फॉर्मेशन को विद इन द स्पाइनल कॉर्ड और डिसाइड किया एक रिस्पॉन्स। क्या ये चीज़ क्लियर है। फिर वहाँ से मोटर न्यूरॉन का काम आया, उन्होंने इम्पल्स को कैरी किया इफेक्टर तक, है ना। फिर इफेक्टर चाहे वो मसल है या ग्लैंड है, ठीक है, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, चाहे कॉन्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं या कोई सब्सटेंस को सीक्रेट करके कर सकते हैं। सब्सटेंस सीक्रेट कौन करेगा, ग्लैंड सीक्रेट करेगा, है ना। अब ऐसे रिफ्लेक्सेस जहां पर सिर्फ आपका स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, उन रिफ्लेक्सेस को आप क्या बोलते हो, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। छुआ, स्पाइनल कॉर्ड तक गया है वो सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये रिसेप्टर है, यहाँ से ये मैसेज किया है, इसको थोड़ा सा पहले क्लीन कर लेते हैं। हाँ, इसको क्लीन किया। अब आप अगर ये रेड वाली लाइन देख पा रहे हैं कि यहाँ से रिसेप्ट हुआ, फिर ये मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड तक, है ना, फिर वहाँ से इफेक्टर तक आया, एंड फिर ये आपका इफेक्टर है जो कि आपका मसल है, इसने क्या किया, पुल कर लिया, हाथ पीछे ले लिया। ये चीज़ क्लियर है। चलिए, अगर ये चीज़ क्लियर है, रिफ्लेक्स आर्क क्लियर है, तो एक बार रिफ्लेक्स आर्क देख लेते हैं कि स्टिमुलस पहले रिस्पॉन्ड हुआ, किसने किया भैया, पहले स्टिमुलस रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, स्टिमुलस डिटेक्ट हुआ। किसने डिटेक्ट किया, रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया। अब वो मैसेज कहाँ गया, सेंसरी न्यूरॉन की मदद से स्पाइनल कॉर्ड में, है ना। फिर स्पाइनल कॉर्ड ने डिसाइड किया कि चलिए ये काम कर लेते हैं, है ना। फिर मोटर न्यूरॉन वो सिग्नल लेकर किसके पास गया, इफेक्टर के पास। फिर जो रिस्पॉन्स हुआ, वो रिस्पॉन्स किसने किया, इफेक्टर ने कर दिया, है ना। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड ओनली इन्वॉल्व था, इसलिए ऐसे रिफ्लेक्सेस को क्या बोलोगे आप, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस आप ऐसी चीज़ों को बोलोगे। अब बात करते हैं सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। बट ऑब्वियस है कि स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पर इन्वॉल्व है उन्हें स्पाइनल रिफ्लेक्सेस कहा जाएगा। तो ब्रेन जिन डिसीजंस में इन्वॉल्व है, ऐसे रिफ्लेक्सेस को क्या बोला जाएगा, सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। क्या ये चीज़ क्लियर है। और ये कहाँ पर होता है, जहाँ पर ऑर्गन जो कि आपके हेड में लोकेटेड होते हैं और ब्रेन्स के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में
में रहते हैं। एक अगर सेरिब्रल रिफ्लेक्स का अगर आप बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो वो कैसे हो गई कि आपकी जो आंखें होती है एकदम ब्राइट लाइट से कैसे ब्राइट लाइट आती है तो एकदम से आंख छोटी हो जाती है ना, तो आंखों की जो साइज का ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता है ना, उसका एग्जाम्पल वो किसका एग्जाम्पल होगा, सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस का। क्या ये चीज़ क्लियर है ना, क्योंकि उस ऑर्गन के पास क्या है, ब्रेन है, तो वो ब्रेन को भेजेगा, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड को नहीं भेजेगा। अर्जेंट अगर आपको चाहिए तो जो पास है वहीं चले जाते हैं, है ना। अर्जेंट मान लीजिए घर पे हो तो जो हॉस्पिटल पास है वहीं चले जाओगे। ऐसा थोड़ी है कि आप जाओगे नहीं भाई मैं वहीं जाता हूँ और वहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। अर्जेंट है, जो पास में उसी को भेजा, वहीं से काम हो गया। ये चीज़ क्लियर है। चलिए अब बात आते हैं CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बार बार बता चुके हैं कि दो यहाँ पर पार्ट्स हैं, ठीक है, दो चीज़ें हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ये कैसे करते हैं, इट वर्क्स लाइक अ कंट्रोल सेंटर। ये कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं जो भी एक्टिविटीज़ होती है नर्वस सिस्टम की। रोल क्या है, जो भी इनकमिंग मैसेजेस हैं उसे प्रोसेस करो, फिर डिसाइड करो कि अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होगा, फिर जो भी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है उसका जो इंस्ट्रक्शन है उसको भेज दो मोटर न्यूरॉन्स की मदद से, और उसके कारण फिर जो बॉडी में एक्शन है वो क्या होगा, ट्रिगर होगा। क्या ये चीज़ क्लियर है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रोल क्या है। कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स होगा उस सिचुएशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही सलाह मशूरा करके काम कर रहे होंगे। CNS क्या करता है, हेल्प अस टू रिस्पॉन्ड इंटेलिजेंटली एंड अडेप्ट आवर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन। देखिए जब हमने उसको पीछे लिया है ना, तो वहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स कैसा था कि हाथ को पीछे लिया, हमने इंटेलिजेंटली बिहेव किया। ऐसे नहीं कि ये ले इसने ये ले, है ना, कि भाई फेंक ही दो उसको, वो नहीं किया। हमने इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड किया कि भैया हम पीछे ले लें, ऐसा नहीं है कि कुछ और नुकसान कर रहे हो। क्या ये चीज़ क्लियर है कि अगर हमने कोई हॉट प्लेट उठाया तो आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या बोलेगा, टेल यू टू ड्रॉप इट इमीडिएटली ताकि आपको बर्न ना हो। बट आपका ब्रेन क्विकली इस सिचुएशन को असेस करेगा और डिसाइड करेगा कि आपको प्लेट को क्या है, जेंटली अवॉइड करना है, जेंटली रखना है, नीचे लेके जाना है ताकि आप टूटने से उसे बचा लें। एंड ये जो थॉटफुल रिस्पॉन्स होता है ये CNS के कारण होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कारण होता है। कि भैया आप ऐसे ही नहीं कि कोई भी डिसीजन है कुछ भी ले लो, आपका ब्रेन वहाँ पर है, वो ब्रेन इसीलिए है ताकि आप कोई भी डिसीजन लो तो आप एकदम इंटेलिजेंटली उस डिसीजन में जो भी रिस्पॉन्ड है वो एक्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दो, है ना। तो वो इंसानों की हरकतों में नहीं आएगा कि भैया आप कुछ ऐसे वो अरे ये तोड़ दिया, है ना, कहीं किसी से लगा उसको तोड़ ही दिया, तो वहाँ पर आप समझ रहे हो कि अब किस तरीके से आपका दिमाग काम कर रहा होगा। अब मुझे पक्का पता है बच्चे सोच रहे होंगे कि यार जब कोई इरिटेट कर रहा होता है तो ये डिसीजन किसका होता है कि वहाँ पर चिल्ला दो, एकदम से भगा दो उसको, है। या आप सोच रहे होंगे अगर जो जो इस चीज़ पे आ चुका है एकदम से कि भाई जब कोई इरिटेट करता है तो ब्रेन कैसे काम करता है, अगर कोई ये सोच रहा है तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख दो कि हम भी वहीं थे जहाँ पर आप पहुँच गए, ठीक है। चलिए अब फंक्शन की बात करते हैं। तो CNS का फंक्शन यार बार बार यही बोल रहे हैं कि काम क्या है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से, उन इन्फॉर्मेशन पे प्रोसेस करना और फिर जो भी बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स है उसे इफेक्टर तक, इफेक्टर में क्या आते हैं, मसल्स और ग्लैंड्स आते हैं। बार बार बोल रहा हूँ ताकि रिपीट हो जाए, छप जाए यहाँ पर, है ना, कि भैया मैसेज आया, प्रोसेस किया, इफेक्टर तक भेज दिया, इफेक्टर ने जो काम था वो कर लिया, है ना। इससे हमारी बॉडी क्या करती है, कोई भी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस होते हैं, डिफरेंट सिनेरियो होते हैं, डिफरेंट कंडीशन होते हैं, उसमें हमारी बॉडी एक्ट कर रही होती है ना। CNS में दो पार्ट हैं, एक आपका हो गया ब्रेन और दूसरा आपका क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, है ना। अब ब्रेन की बात करते हैं यार, ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रेन के 3 पार्ट्स भी हैं, है ना। अब ब्रेन का डायग्राम भी आ जाता है, बट ब्रेन में डायग्राम में हमेशा हर वीडियो में अब यही कह रहा हूँ कि डायग्राम ऐसा नहीं कि बनाने के लिए आ जाएगा। मैं ये देख रहा हूँ ना CBSE के पैटर्न में थोड़ा स्मार्ट वर्क हो रहा है। स्मार्ट वर्क ये हो रहा है कि बनाने के लिए नहीं बोल रहे, गधा मजदूरी नहीं है, आप थोड़ी पेंटिंग में उस्ताद नहीं बनाना चाहते, वो आपको क्वेश्चन कैसा आ सकता है, डायग्राम बना हुआ हो, किसी 2-3 पार्ट्स को लेबल कर दिया हो, है ना, और आपसे XYZ पूछा हो सकता है हिंट दे दिया हो, उसका कोई फंक्शन दे दिया और पूछा हो, या तो हिंट भी ना दिया हो, आप ही को बोला हो कि भाई बताओ ये पार्ट क्या है, इसका फंक्शन क्या है ना। तो ऐसे स्मार्ट क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बोर्ड्स में।
हो सकता है, ऐसा नहीं है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि डायग्राम बिल्कुल नहीं आएंगे, डायग्राम आ सकते हैं, आने भी चाहिए। ठीक है, वहाँ पर आपकी एक और स्किल यूटिलाइज होती है, तो मैं तो उसके फेवर में भी हूँ, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ आ जाए कि भैया आपको लेबलिंग करनी हो, बताना हो, है ना, तो समथिंग रिलेटेड टू दैट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बोर्ड के एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन छप सकते हैं। अब ब्रेन पे वापस आते हैं। ब्रेन क्या होता है भैया? मेन कंट्रोल सेंटर होता है आपकी बॉडी का, जो आप एकदम टॉप पे रहता है स्पाइनल कॉर्ड के हमारे स्कल के अंदर। और एक बोनी स्ट्रक्चर होती है जिसे क्रेनियम कहा जाता है, और 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स रहते हैं, मेनिंज जिसे कहा जाता है। और जो स्पेस रहता है इन मेम्ब्रेन्स के बीच में, वो एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरा जाता है, जो कि क्वेश्चन की तरह एक्ट करता है, ताकि हमारा ब्रेन जो मैकेनिकल शॉक है उससे बच सके, है ना। अब ब्रेन के 3 रीजन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ब्रेन के कितने रीजन है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। चलिए एक तीनों को एक एक करके कवर अप कर लेते हैं, है ना। ये ब्रेन है, इस तरीके से आपका ब्रेन जो है वो दिखता है ना। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए बात करते हैं फोर ब्रेन की। जो फोर ब्रेन होता है, इसमें आपका क्या होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है आपके ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, और यही मेन थिंकिंग सेंटर होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है फंक्शंस जैसे कि किसी चीज़ को याद करना हो, रीजनिंग वाला पार्ट हो, या मेमोरी इंटेलिजेंस हो, या आपकी जो पर्सनैलिटी हो, या जो आपका वॉलेंटरी मूवमेंट हो, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है, फोर ब्रेन का नहीं, ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है जो कि फोर ब्रेन में है, सेरिब्रम। ये चीज़ क्लियर है? चलिए, फोर ब्रेन में क्या रहता, सॉरी, सेरिब्रम में क्या रहता है आपका? सेंसरी एरिया रहता है, जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है सेंस ऑर्गन से। ये सेंस ऑर्गन हो सकते हैं, इन्हीं से वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और फिर अपनी फीलिंग या सेंसेशन देता है। मोटर एरिया क्या होते हैं? जो कि इंस्ट्रक्शंस को सेंड करता है ना, और वेरियस जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उसे परफॉर्म करता है। अब कुछ एसोसिएशन एरिया होता है, जो कि थिंकिंग, मेमोरी, और जो सोचना होता है, आपकी जो यादें होती हैं, आपका जो डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, है ना, उन सब चीज़ों के लिए क्या है भैया, वो कौन हैंडल कर रहा होता है? एसोसिएशन एरिया, है ना। 3 एरिया थे, तीनों डिस्कस हो गए। किसकी बात कर रहे थे? सेरिब्रम की। कहाँ पर होता है? फोर ब्रेन में। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम, जो कि फोर ब्रेन में है, और ये मेन थिंकिंग सेंटर है। ये चीज़ क्लियर हो गई। मिड ब्रेन की बात करेंगे तो जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है ना। रिलेटेड टू साइट एंड हियरिंग, या कुछ रिफ्लेक्स मूवमेंट हो गए जैसे हेड एंड नेक का, ट्रंक का, है ना। रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई, जो ये मैंने बताया कि जो रिस्पॉन्स हो रहा है किसके रिस्पॉन्स में हो सकता है? कोई भी विजुअल या ऑडिटरी स्टिमुलाई हो गया उसके रिस्पॉन्स में। और क्या मैनेज करता है? रिफ्लेक्टिव एक्शन किसका? आई का, इंक्लूडिंग चेंज इन प्यूपिल साइज एंड लेंस शेप। जो लेंस होता है आप सभी को पता होगा, आपकी आंखों में लेंस होता है ना, तो उसकी शेप भी चेंज होती है। ये पावर ऑफ एकोमोडेशन में, एकोमोडेशन वाले पार्ट में इन डिटेल पढ़ रहे होंगे। तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मिड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है रिफ्लेक्सेस मूवमेंट्स के लिए। जो साइट और हियरिंग, सुनने और देखने में जो भी रिफ्लेक्सेस मूवमेंट होगा, वहां पर किसका काम आ रहा होगा? मिड ब्रेन का काम आ रहा होगा, है ना। ऐसा भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से ये चीज़ पूछ लिया जाए कि भैया ये कौन सा पार्ट इसमें रिस्पॉन्सिबल है, आप इसको क्या कीजिए? लेबल कीजिए। ऐसा भी हो सकता है। सो देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस की कहाँ से सीबीएसई क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है ना। एक्स वाई जेड आपको बताना है, इनफैक्ट लेवल भी नहीं करना, लेवल वहाँ एक्स वाई जेड हुआ ही होगा, आपको जस्ट बताना है कि एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। बात को अब आगे बढ़ाते हैं, ब्रेन के तीसरे पार्ट पे आते हैं, जो कि क्या है? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं भैया, है ना। हिंड ब्रेन में काफ़ी पार्ट होते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला, है ना। इन सभी का क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। पॉन्स की बात करेंगे, ये किसके पार्ट है? हिंड ब्रेन की, है ना। पॉन्स हो गया, मेडुला हो गया, सेरिबेलम हो गया। सेरिबेलम है, सेरिबेलम नहीं है, फिर आप बोलोगे वापस कहाँ से आ गया? दैट वॉज सेरिबेरम, सेरिब्रम, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, सेरिबेलम। क्लियर है? पॉन्स आपका जो है वो ब्रीदिंग रेगुलेट करता है। सेरिबेलम की बात करेंगे तो आपके पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है, और जो प्रिसाइज मूवमेंट है उसको कोऑर्डिनेट करता है, जैसे वॉक करना है, डांस करना है ना। इन सारी चीज़ों में जो प्रिसाइज मूवमेंट होती है उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? आपके पोस्चर को कौन मैनेज कर रहा होता है? सेरिबेलम।
बात करेंगे मेडुला की, तो जो इनवॉलेंट्री एक्शन है जैसे कि आपकी हार्ट रेट हो गया, आपकी ब्रीदिंग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डाइजेस्टिव जो मूवमेंट्स होती हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। और ये और भी रिफ्लेक्सेस मैनेज करता है, जैसे कि कोई चीज़ निकलना, खांसी करना, है ना, छींक आना, स्नीजिंग होना, स्नीजिंग हुई हो गया, वोमिटिंग हो गई, तो ये सारा आपको कौन कंट्रोल करके दे रहा है? कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन का हिंड ब्रेन में जो मेडुला प्रेजेंट है वो कंट्रोल कर रहा है। ये चीज़ क्लियर है? चलिए, ब्रेन क्लियर हो गया। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरिब्रम क्लियर था, हिंड ब्रेन का क्या रोल था? क्लियर था, है ना। मिड ब्रेन का क्या रोल था? क्लियर था। हिंड ब्रेन में जो पॉन्स है, मेडुला है और सेरिबेलम है, उनका क्या रोल है वो भी क्लियर है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब डिस्कशन को लेकर जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है भैया? स्पाइनल कॉर्ड एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है दैट बिगिंस एट द बेस ऑफ द ब्रेन, यानी कि जो बेस ब्रेन का जो बेस होता है ना, ब्रेन ऐसा जो अपना दिमाग है उसके बाद, यहाँ पर अगर डायग्राम देखोगे, है ना, यहाँ पे एक डायग्राम है, ये ब्रेन का जो बेस है ना, वहाँ से आपका क्या स्टार्ट होता है? वहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्टार्ट होता है। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो आपके ब्रेन के बेस से स्टार्ट होता है और डाउनवर्ड जाता है ना, मेडुला से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ जाता रहता है। अब ये एक प्रोटेक्टिव बोनी स्ट्रक्चर में एनकेस रहता है जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, और कुछ मेम्ब्रेन्स भी होते हैं। ये मैंने हमने ब्रेन के वहाँ पर भी इसका नाम सुना था। स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर होती है नर्व्स ब्रांचिंग की। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना, कितनी नर्व्स की ब्रांचिंग होती है, कितने पेयर्स होते हैं? तो आप बोल सकते हो 31 पेयर्स होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? स्पाइनल रिफ्लेक्सेस के लिए, है ना, एंड ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। जो ब्रेन से आ रहे हैं या ब्रेन को जा रहे हैं, तो वहाँ पर किसका रोल आ जाता है? स्पाइनल कॉर्ड का ये आ जाता है। इसके जो स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर्स होते हैं नर्व्स ब्रांचिंग के, उनका रोल आ जाता है। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, चलिए, स्पाइनल कॉर्ड भी क्लियर है, ब्रेन क्लियर है, स्पाइनल कॉर्ड क्लियर है। अब बात किसकी कर रहे होंगे हम? हार्मोन्स की कर रहे होंगे, क्योंकि हमने देखा था कि भाई जो पूरा पार्ट है ना, उसको मैनेज कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम मैनेज कर रहा है। वहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस दोनों वर्क कर रहे थे, और एक एंडोक्राइन सिस्टम हमने सुना था, तो वहाँ पर हार्मोन का रोल आ जाता है ना। बार बार ग्लैंड्स की बात करें कि ग्लैंड्स कुछ सीक्रेट करते हैं, कुछ सीक्रेट करते हैं, तो क्या सीक्रेट करते हैं? तो ग्लैंड हार्मोन ही सीक्रेट करते हैं। ये हार्मोन क्या होते हैं? कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में रिलीज किए जाते हैं, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, चाहे वो ग्रोथ की हो, चाहे वो मेटाबॉलिज्म की हो, चाहे वो मूड्स की हो। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, है ना। हम हमेशा बोलते हैं कि यार हमें कुछ चीज़ों में बहुत मज़ा आ रहा होता है, तो वो क्यों हो रहा होता है? क्योंकि कुछ वहाँ पर सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि रिलीज हो रहे होते हैं। चलिए, अब बात करते हैं इन हार्मोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। हार्मोन्स जो हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा बहुत स्मॉल अमाउंट में रिलीज किए जाते हैं, और दे रिलीज डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम और थ्रू आउट द बॉडी वो ट्रैवल करते हैं, है ना। हार्मोन्स वर्क एट लोकेशन डिफरेंट फ्रॉम वेयर दे आर मेड, मतलब जहाँ बने हैं वहाँ नहीं वो काम करते हैं, डिफरेंट एरिया होता है वहाँ पर वो रिस्पॉन्ड करते हैं, इसलिए उन्हें केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। और स्पेसिफिकली वो कुछ ही सर्टेन टिश्यूज़ या सर्टेन ऑर्गन पे ही वो काम करते हैं, एंड उन ऑर्गन को टारगेट ऑर्गन्स कहा जाता है। ऐसा नहीं कि हर जगह उसका रोल होगा, कुछ ही सर्टेन पार्ट में वो वर्क कर रहा होगा, एंड दैट इज नोन एज टारगेट ऑर्गन्स, है ना। हार्मोन हमें किस में हेल्प करता है? कोऑर्डिनेट करने में, जो भी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो गई, बॉडी में ग्रोथ को रेगुलेट करना है, उसमें हार्मोन का रोल आता है। अब बात करेंगे ग्लैंड की। दो टाइप्स के ग्लैंड है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्लैंड एक स्ट्रक्चर होता है बॉडी में जो कि एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को रिलीज करता है। ग्लैंड किससे बना होता है? सेल्स से या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स से, है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स बोल दीजिए, टिश्यूज से बना होता है। और दो टाइप ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एक्सो। एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सो क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि ऐसे ग्लैंड जो कि अपने प्रोडक्ट को डक्ट्स या ट्यूब में रिलीज करते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। वो सलाइवा कहाँ रिलीज करता है? इनटू अ डक्ट कॉल्ड सलाइवरी डक्ट, और इसीलिए वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। वो किसी एक्सोक्राइन ग्लैंड जो अपना सब्सटेंस है, जो अपना प्रोडक्ट है, वो कहाँ रिलीज कर रहे होते हैं? किसी ट्यूब या पाइप में रिलीज कर रहे होते हैं। यानी कि एक चीज़ यहाँ से क्लियर है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट होता है।
ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद डिस्कशन किस पे आ जाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। इन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होता है, यानी कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन की अगर बात करेंगे तो एक्सोक्राइन के पास डक्ट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता है। और ये अपना जो प्रोडक्ट होता है उसको डायरेक्टली कहाँ रिलीज कर देते हैं, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देते हैं। ये चीज़ क्लियर है। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं और सिक्रेट करते हैं, हार्मोन्स को, जो कि केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। ये थोड़ी देर पहले ही हमने समझा, है ना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आप डक्टलेस ग्लैंड भी कह सकते हैं। चलिए, अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं, फिर क्या क्या रिलीज हो रहा होता है वो इन डिटेल वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे होंगे। पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टीज, ओवरीज। टेस्टीज जो होता है वो सिर्फ मेल्स में होता है ना। ओवरीज जो होता है वो फीमेल्स में होता है। उसको इन डिटेल हम लोग समझ रहे होंगे, है ना, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। अभी के लिए इतनी चीज़ें बस समझ लो। हाइपोथैलेमस की अगर बात करोगे तो कहाँ लोकेट होता है, ब्रेन में लोकेट होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो यहाँ पर जो हार्मोन रिलीज होता है, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनिबिटरी हार्मोन, ठीक है, इनिबिटरी हार्मोन रिलीज होता है। कंट्रोल क्या होता है, ये इसका फंक्शन क्या होता है कि ये कंट्रोल करता है हार्मोन्स के सिक्रेशन को, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, हाइपोथैलेमस। ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की, जो कि ब्रेन के एकदम नीचे होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनको रिलीज करता है। फंक्शन क्या होता है, ग्रोथ को कंट्रोल करना होता है। आपकी बॉडी का ग्रोथ हो गया, आपके मसल्स का ग्रोथ हो गया, आपके बोन का ग्रोथ हो गया, है ना। और अगर डेफिशिएंसी हुई, मान लीजिए इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हुई, किसकी, ग्रोथ हार्मोन की, तो आपको ड्वार्फिज्म हो सकता है। और अगर एक्सेस हो गया तो आपको गाइगेंटिज्म हो सकता है। ड्वार्फिज्म यानी कि वो जो बोने हो जाते हैं ना लोग, उसे ड्वार्फिज्म कहते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे तो विंड पाइप जो आपके नेक में होता है उससे अटैच होते हैं। कौन सा हाइरोन नहीं, कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, उसका नाम थायरॉक्सिन है। थायराइड बेसिकली क्या होता है यार, थायराइड ग्लैंड जो होता है एक हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन। और अगर आपको थायरॉक्सिन आपका जो ग्लैंड है इनफ मात्रा में रिलीज नहीं कर रहा होता है तो आपको थायराइड हो सकता है। थायराइड दो टाइप के होते हैं, इतना डिटेल्ड में नहीं जाएंगे। थायराइड दो टाइप्स के होते हैं। बस यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी बॉडी को जो हार्मोन रिलीज करना होता है वो रिलीज नहीं करते हैं। उस केस में आपकी बॉडी जो है टैबलेट्स खा लेती है, ठीक है। अल्ट्रॉक्सिन जो थायरॉक्सिन की टैबलेट्स आती है वो आपको टैबलेट्स डेली खानी पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन द उसकी पावर क्या होती है, कितनी आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है। इसका फंक्शन क्या है भैया, रेगुलेट करता है भाई मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन का, ठीक है। थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या है, जो मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का, उसको कंट्रोल करता है। इसकी डेफिशिएंसी भाई, डेफिशिएंसी लैक ऑफ आयोडीन से क्या हो जाएगा भाई, गोइटर हो जाएगा, है ना। और वहां पर आपको ऐसा फूला हुआ, ये फूला हुआ दिखेगा, है ना, फूला हुआ नेक आपको वहां पर देखने को मिलेगा। चलिए, पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करेंगे। पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पर होते हैं भाई, एम्बेडेड होते हैं थायरॉयड ग्लैंड में, है ना। ये क्या रिलीज करते हैं, पैराथॉर्मोन। भाई ये क्या रेगुलेट करते हैं, इनका फंक्शन क्या है भैया, कि जो कैल्शियम एंड फॉस्फेट का लेवल है ब्लड में उसको रेगुलेट कौन करते हैं, जो पैराथॉर्मोन, जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड रिलीज करता है। फिर थाइमस ग्लैंड की बात करते हैं, जो कि हमारे लोअर पार्ट ऑफ नेक या अपर चेस्ट में होते हैं। कौन सा यहाँ पे हार्मोन रिलीज होता है, थाइमस हार्मोन रिलीज होता है। फंक्शन क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है ना। और इसके बारे में क्या चीज़ें हैं कि भाई ये बच्चों में ज़्यादा बड़ा होता है, बट जैसे जैसे आप अपनी प्यूबर्टी को हिट करते हो ये चीज़ श्रिंक होने लगती है। इसके बाद बात करेंगे पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज आपके स्टमक के नीचे होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन, है ना। इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल को लो रखता है। और अगर आपको इंसुलिन की कमी है तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, डायबिटीज़, है ना, यानी कि हाई ब्लड शुगर लेवल। क्या ये चीज़ क्लियर है ना। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्लैंड कहाँ है, कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, उस हार्मोन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो इन सब के बारे में आइडिया होना चाहिए। हार्मोन से क्वेश्चन आता ही है, प्री बोर्ड हो, है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए, अब बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड आपके ईच किडनी, मतलब ईच किडनी क्या होता है, किडनी के ऊपर होता है ना। हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, एड्रिनलिन
भाई ये हार्मोन तो सबको ही पता होगा, है ना। इसका फंक्शन क्या होता है? हार्ट रेट को रेगुलेट करना, ब्रीदिंग को रेगुलेट करना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, और आपकी बॉडी को फाइट के लिए प्रिपेयर करना। कोई इमरजेंसी हो गई तो आप बोलते हैं ना एकदम एड्रेनलिन रश रहता है। कोई भी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप एकदम से आपका एड्रेनलिन वो रिलीज हो जाता है, तो आपको किसी भी फाइट या इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करने के लिए कौन सा ग्लैंड रिलीज होता है? एड्रेनलिन। सॉरी, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एड्रेनलिन। ठीक है। ग्लैंड कौन सा रिलीज करता है? एड्रेनलिन ग्लैंड एड्रेनलिन को रिलीज करता है। कंफ्यूज नहीं होने का, बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं, है ना। टेस्टिस की अगर बात करेंगे तो मेल्स में होते हैं, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन। क्या फंक्शन होता है भैया? ये कंट्रोल करते हैं ताकि जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसका डेवलपमेंट हो सके। क्या चीज कंट्रोल होता है? आपका मेल सेक्स ऑर्गन, है ना। मेल्स में जो सेक्स ऑर्गन होता है ना। अब ये वर्ड बोलने के बाद ऐसे स्माइल नहीं होनी चाहिए, जनरली क्लास में होता है ना तो सब ऐसे हंसने लग जाते हैं, जैसे सेक्स और ये सारे वर्ड्स आते हैं ना, तो एकदम से सबकी बत्ती सी निकलने लग जाती है और सब ऐसे तिरछी नजरों से अपने दोस्तों को देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। भाई नॉर्मल वर्ड है ना, तो उसको नॉर्मल ही रहने दो। ये नहीं है कि अगर मैं प्यूबर्टी बोल रहा हूँ, या मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहा हूँ, या मैं टेस्टीज बोल रहा हूँ, या मैं ओवरीज बोल रहा हूँ, है ना, या मैं स्पर्म बोल रहा हूँ, तो इन वर्ड से कुछ मैंने ऐसा बोल दिया क्लास में जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत पड़ जाती है ना। ये जो पत्ती सी निकलती है, पत्ती सी निकलने की ज़रूरत है। दीज आर नॉर्मल थिंग। जब मैं आँख बोलता हूँ तब तो कोई नहीं हंसता, जब मैं नाक बोलता हूँ तब तो कोई नहीं हंसता। तो जब ये स्पर्म आता है, टेस्टीज आता है, ओवरीज आता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, या फिर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो डायग्राम आता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तब ये इतनी हंसी क्यों आती है यार? चीज़ों को नॉर्मली लेना सीखो कि ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, एंड उसको उसी तरीके से कंसिडर किया जाए तो बहुत अच्छा है ना। और उसी तरीके से आपको अपनी थॉट प्रोसेस को भी लेके चलना है। एंड ये ना सिर्फ इस चैप्टर्स में, ना सिर्फ कहीं भी, नॉर्मली भी अगर आप कहीं रहते हो, कहीं है कुछ ऐसी सिचुएशन में हो, कुछ ऐसा हुआ, तो उसी तरीके से आपको रिस्पॉन्ड भी करना है, एक जो होता है ना सभ्य और सज्जन व्यक्ति की तरह। चलिए ज़्यादा वो वाले ज्ञान में नहीं जाएंगे, है ना। अभी यहाँ पर ही बात करेंगे, टेस्टिस की बात करेंगे। मेल्स में होता है हार्मोन कौन सा रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। क्या भैया इसका फंक्शन होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसके डेवलपमेंट में इसका रोल आता है। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि जैसे आप एडोलसेंस हिट करते हो तो आपकी जो वॉइस होती है वो काफ़ी भारी हो जाती है, आपके बॉडी हेयर्स आने लगते हैं, चाहे वो आर्मपिट्स में हो, चाहे वो और कुछ प्राइवेट पार्ट्स में आने लग जाते हैं ना। वो चीज़ें आप जैसे एडोलसेंस हिट करते हो वो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। और ये एक मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, जैसे बोलते हैं स्पर्म, है ना। तो ये सारे वर्ड्स को सुन के कुछ रिएक्शंस नहीं देना, नॉर्मल है। जैसे मैं नोज ईयर बोलता हूँ वैसे ही स्पर्म भी एक जस्ट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना। ओवरीज की अगर मैं बात करूँगा तो फीमेल्स में होता है ओवरीज जो दो हार्मोन रिलीज करता है, ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ओस्ट्रोजन का क्या काम होता है? ओस्ट्रोजन भैया कंट्रोल करता है ताकि आपका जो डेवलपमेंट है फीमेल सेक्स ऑर्गन का वो हो सके, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे उसके जो डेवलपमेंट में रोल होता है वहाँ पर किसका रोल आता है? ओस्ट्रोजन का। प्रोजेस्ट्रॉन, है ना, वो बार बार मेरा जो टंग है ना वो अटक जाता है, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो कंट्रोल करता है फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और किसको सपोर्ट करता है? प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, जो फीमेल गैमेट होती है उसको भी ये प्रोड्यूस करता है, जिसे आप ओवा कहते हो या एग भी कह सकते हो। अब बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म की, कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या रेगुलेट करता है कि भैया आपकी बॉडी में हार्मोन का किसका लेवल क्या है, हार्मोन का लेवल क्या है, और इंश्योर करता है कि वो राइट अमाउंट में ही रिलीज हो। फॉर एग्जांपल खाना बन रहा है ना, तो खाना क्या भैया, आपने नमक डाल दिया, ऐसा तो नहीं कितना भी नमक डाल दो, टेस्ट किया फिर फीडबैक दिया कि भाई ज़्यादा नमक ना हो। तो ऐसा ही एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है बॉडी में, जो कि रेगुलेट करता है कि भाई जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो एकदम करेक्ट अमाउंट में रिलीज हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो पेनक्रियास क्या रिलीज करता है? ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करता है, और जैसे ही आपका ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता है वो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये सिस्टम किस लिए डेवलप हुआ है? ताकि वो मेंटेन कर सके, है ना, बैलेंस को मेंटेन कर सके, और
अगर वो एक्सेस हो या कम हो तो उसके कारण जो दिक्कत है उसे प्रिवेंट कर सके। क्या ये चीज़ क्लियर है ना? अब बात करेंगे डिफरेंस की नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में। नर्वस सिस्टम किसका बना होता है? नर्व सेल का बना होता है। एंडोक्राइन सिस्टम किसका बना होता है? ग्लैंड्स या सिक्रेटरी सेल्स का बना होता है। नर्वस सिस्टम क्या मैसेज ट्रांसमिट करता है? कौन से फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। यहाँ पे हार्मोन्स यानी कि केमिकल सिग्नल्स के फॉर्म में मैसेजेस जो है वो पास होते हैं। यहाँ पर मैसेज नर्व फाइबर्स से जाते हैं और यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम से जाता है ना? अगर मैं बात करूँ नर्वस सिस्टम में तो जो मैसेज पास हो रहा है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है और यहाँ पर भैया काफ़ी स्लो मैसेज पास होता है ना? सरकारी काम जिसे बोल सकते हो और प्राइवेट काम जिसे आप बोल सकते हो। प्राइवेट में हर काम को आपको बोला जाता है। अगर आप किसी प्राइवेट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में हो तो वो हमेशा चाहते हैं कि हर काम जल्दी से हो जाए। भाई काम 5 दिन का भी हो तो भी अगर वो प्राइवेट फर्म है ना तो वो तो अपने एम्प्लॉयज़ से यही चाहेगा कि यार 2 दिन में हो जाए, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि 1 घंटे 1.5 घंटे में बोल दो या आधे घंटे में भी इनफैक्ट बोल दिया जाता है ना? सोचने का भी काम नहीं, आप बस करते रहो करते रहो करते रहो। दैट हाउ अ प्राइवेट फर्म एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, है ना? इसीलिए जनरली ऐसा एक थॉट प्रोसेस होता है। अभी भी मैं ये एक स्टीरियोटाइप देख रहा हूँ कि रहता है एक स्टीरियोटाइप कि भैया आप गवर्नमेंट जॉब्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक स्टेबिलिटी रहती है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस स्टेबिलिटी मीन्स, बट ठीक है, जो चीज़ें हैं कुछ किसी प्लेस के कुछ प्रोज होंगे, किसी प्लेस के कुछ कॉन्स होंगे, बट इट्स आपका थॉट प्रोसेस किसके साथ अलाइन होता है एंड दैट हाउ यू चूज़ कि आपको कहाँ पर काम करना है। वापस आएंगे कहाँ पर? नर्वस सिस्टम पे एंड एंडोक्राइन सिस्टम में। अब नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो जो इफेक्ट होता है मैसेज का वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होता है, बट यहाँ पर जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी लंबे समय तक आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो गया भैया? दी एंड। जो भी कोऑर्डिनेशन वाला पूरा पार्ट था एनिमल्स में दैट इज खत्म। अब हम बात करेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में किस तरीके से हो रहा होगा। प्लांट्स के पास क्या नर्वस सिस्टम होता है? नहीं, प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है, सेंस ऑर्गन नहीं होता है, बट वो स्टिल सेंस करती है, रिस्पॉन्ड भी करती है ना? जो भी एनवायरनमेंट में चेंज होता है उसको। दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर, टच यूजिंग हार्मोन्स, है ना? वहाँ पर आपका सेंस वाला पार्ट, नर्वस सिस्टम वाला पार्ट नहीं होता, बट वहाँ पर हार्मोन्स वाला पार्ट होता है। हार्मोन्स हेल्प करते हैं प्लांट को ताकि वो ग्रो कर सके और कोई भी चेंज होता है इन्वायरमेंट में तो उस चेंज को रिएक्ट कर सके। प्लांट का रिस्पॉन्स जो होता है स्लो होता है, क्योंकि हमने देखा कि भैया जो हार्मोन वाला जो रिस्पॉन्स होता है वहाँ से जो चीज़ें जा रही होती है, मैसेज पास होता है, वो काफ़ी स्लो होता है। इसलिए प्लांट का रिस्पॉन्स जो होता है वो स्लो होता है क्योंकि वो हार्मोन्स यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ अ नर्वस सिस्टम। हार्मोन्स ऑल्सो हेल्प सीड्स स्प्राउट एंड बर्ड्स ग्रो बाय एंडिंग देयर इनएक्टिव स्टेट। चीज़ क्लियर है? प्लांट्स हार्मोन की बात करेंगे तो मेजरली 4 टाइप होते हैं यहाँ पर, है ना? जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। इसमें आपका आ गया ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिनिन एंड एब्सिसिक एसिड ABA। ऑक्सिन, साइटोकिनिन, गिबरलिन एंड एब्सिसिक एसिड ABA। बात करेंगे ऑक्सिन की। ऑक्सिन किस में हेल्प करता है? तो ऑक्सिन सेल एनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है और फ्रूट ग्रो हो जाता है उसमें हेल्प करता है और प्लांट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। जो लाइट और ग्रेविटी के रिस्पॉन्ड में होता है उनको कंट्रोल करता है। स्पीड अप द ग्रोथ इन स्टेम्स, स्लो डाउन द ग्रोथ इन रूट। ठीक है, जो ग्रोथ होती है उसको भी ये मैनेज करता है। दैट इज द रोल ऑफ ऑक्सिन। गिबरलिन सेल एनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन, अगेन गिबरलिन का भी वहाँ रोल होता है। हेल्पिंग इन ब्रेकिंग सीड एंड बड डोरमेंसी में हेल्प किसका आता है? गिबरलिन का आता है। और क्या स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है? स्टेम एलोंगेशन, और जो फ्रूट होता है उसके ग्रो में भी गिबरलिन का हेल्प आता है। साइटोकिनिन सेल का अगर डिवीजन होता है तो उसको कौन हेल्प कर रहा होता है? प्रमोट कर रहा होता है, तो साइटोकिनिन कर रहा होता है। और लीज की एजिंग को डिले करता है और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प कर रहा होता है साइटोकिनिन। और सीड की ब्रेकिंग में और बड डोरमेंसी में और जो फ्रूट ग्रोथ होता है वहाँ पर भी साइटोकिनिन का रोल होता है। एब्सिसिक एसिड किस में हेल्प कर रहा होता है? ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा होता है। डोरमेंसी में भैया इनका भी रोल होता है। और जो पत्ते टूटते हैं और गिरते हैं और स्टोमेटा जो क्लोज होता है ना, लीड्स टू विल्ट एंड फॉल, और स्टोमेटा जो क्लोज होता है उसमें भी किसका काम आता है, किसका रोल आता है? एब्सिसिक एसिड का आता है।
तो यहाँ पर हमने हार्मोन वाला पार्ट भी जो है प्लांट में एकदम फिनिश कर लिया है। अब प्लांट की अगर आप बात करोगे तो प्लांट्स एनिमल्स की तरह नहीं है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। प्लांट्स होती है एक ही जगह पे, और प्लांट्स में लोकोमोशन देखने को नहीं मिलता है ना। विच इज द मूवमेंट ऑफ द एंटायर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लोकोमोशन, मतलब इधर उधर, इधर चला मैं उधर चला मैं, जाने कहाँ मैं किधर चला, ये चीज क्लियर है। तो प्लांट्स में लोकोमोशन देखने को नहीं मिलेगा, प्लांट्स एक ही जगह रहेंगे। तो प्लांट्स डू शो मूवमेंट, प्लांट हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस में कि प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं, है ना। कैसे शो करेंगे भाई, ग्रोथ से शो करेंगे, जो स्टिमुलाई है उसके रिस्पॉन्स से शो करेंगे, है ना। अगर मान लीजिए अगर आपने कभी छुई मुई देखा होगा, छुई मुई को अगर आप छूते हो ना तो वो ऐसे एकदम से सिकुड़ जाता है ना, उसका एक मूवमेंट होता है, एंड दैट इज रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और ये जो मूवमेंट्स होते हैं जनरली ये क्या होता है, ग्रोथ बेस्ड होता है, एंड इट इज फैसिलिटेड बाय द एक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स। इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, कौन सा प्लांट हार्मोन इन्वॉल्व होता है, ऑक्सिन, याद रखिएगा। अब टाइप ऑफ प्लांट मूवमेंट देखेंगे, यहाँ दो टाइप के मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना, ट्रॉपिज्म एंड नेस्टिज्म, है ना। ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो ट्रॉपिज्म होते हैं वो डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट होते हैं प्लांट पार्ट का, और किसके रिस्पॉन्ड में होते हैं, जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है उसके रिस्पॉन्ड में। तो जो डायरेक्शन होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई का वो डिटरमाइन करता है कि प्लांट का डायरेक्शन क्या होगा। यहाँ पर दो टाइप के ट्रॉपिज्म हो सकते हैं, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अगर प्लांट स्टिमुलस की डायरेक्शन में ग्रो करता है देन इट इज रेफर्ड एज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अगर प्लांट स्टिमुलस की डायरेक्शन से अवे ग्रोथ करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। आप उसे क्या नाम देते हैं, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। क्या ये चीज़ क्लियर है कि अगर प्लांट स्टिमुलस की डायरेक्शन में है पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। फोटोट्रॉपिज्म की बात करते हैं, यानी कि प्लांट का मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, बिकॉज फोटो आप सभी को पता होगा दैट इज लाइट, है ना। अब स्टेम एग्जिबिट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म क्या होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है कि भैया स्टेम जो होता है वो लाइट की डायरेक्शन में ही जो है बेंड होता है, बट जो रूट्स होते हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं, वो लाइट से अवे जा रहे होते हैं ना। तो स्टेम क्या करता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि जो स्टिमुलस क्या है, लाइट है, तो लाइट की डायरेक्शन में स्टेम तो मूव हो रहा है बट रूट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा और रूट नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में, किसके रिस्पॉन्स में, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में। तो अगर मैं रूट की बात करूंगा तो रूट तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेंगे, क्योंकि वो स्टिमुलस की ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, है ना। बट स्टेम जो है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं, क्योंकि वो अपर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, एंड दैट इज अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल। अगर आप का जो रिस्पॉन्ड है वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में है, जैसे कि रूट का होता है, तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म की कैटेगरी में आएगा, लेकिन स्टेम जो है वो अपर डायरेक्शन में ग्रो होते हैं तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म की कैटेगरी में आएगा। क्या जियोट्रॉपिज्म क्लियर है, क्या फोटोट्रॉपिज्म क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो बात करेंगे कीमोट्रॉपिज्म की, जो कि रिस्पॉन्ड होता है प्लांट का किसके 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 खिलाफ, केमिकल्स के खिलाफ, टूवर्ड्स द केमिकल्स, है ना, उसमें केमिकल्स रहेंगे। तो कॉमन एग्जांपल है ग्रोथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल सिग्नल्स, जो कि किसने रिलीज किए, किसने सिक्रेट किए, स्टिग्मा ने। और ये क्या है, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म है, क्योंकि वो उसी की डायरेक्शन में हो रहा है। तो आई गेस यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि भैया पॉजिटिव ट्रॉपिज्म क्या होता है और नेगेटिव ट्रॉपिज्म क्या होता है। अगर चेंज की डायरेक्शन स्टिमुलाई की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। क्या ये चीज़ क्लियर है? हाइड्रोट्रॉपिज्म यानी कि मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, जैसे रूट है तो रूट हमेशा मॉइस्चर के टुवर्ड्स ग्रो करता है तो वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करता है ना। अब थिग्मोट्रॉपिज्म बात करेंगे, यानी कि टच के रिस्पॉन्स में। ये तो मैंने छुई मुई आपको बताया था। जो क्लाइंबिंग प्लांट्स हैं, है ना, उनके पास टेंड्रिल्स होती हैं और वो अपवर्ड की तरफ ग्रो होता है, और जो भी ऑब्जेक्ट मिलता है, जो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा उसमें क्या हो जाता है, कॉइल हो जाता है, उसमें एकदम से पूरा उलझ जाता है, उसमें अपने आप को जकड़ लेता है, विच इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। जो कि क्या बता रहा है कि ये थिग्मोट्रॉपिज्म है, कि आपने देखा कि भैया किसी चीज़ को टच है, आपने उसको लिया एंड यू आर जस्ट क्लाइंबिंग अप,
है ना। आपने ये देखा होगा क्लाइंबिंग प्लांट्स के साथ। सो थिग्मोट्रोपिज्म इज बेसिकली रिस्पॉन्ड टू टच। बात करेंगे नेस्टिक मूवमेंट्स में। नेस्टिक मूवमेंट्स डायरेक्शनल नहीं, नॉन डायरेक्शनल होती है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स हमने देखा था डायरेक्शनल होती है, और ट्रॉपिक मूवमेंट से आ सकता है, आपको डायग्राम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि रूट्स कौन सा ट्रॉपिज्म शो कर रहा है, स्टेम कौन सा ट्रॉपिज्म शो कर रहा है ना। फिर ये किस कैटेगरी ऑफ मूवमेंट्स में आता है, और क्या कोई दूसरी कैटेगरी ऑफ मूवमेंट भी है, तो वहाँ नास्टिक मूवमेंट के बारे में आपको बताना पड़ सकता है कि भैया ये जो है नॉन डायरेक्शनल होता है ना। यानी कि डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि स्टिमुलस की डायरेक्शन पे आपका मूवमेंट नहीं डिपेंड करेगा। दिस मूवमेंट कैन बी, ये ग्रोथ डिपेंडेंट हो सकता है या उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, उसके भी इंडिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल एक जो वीनस फ्लाई ट्रैप है ना, वो कब क्लोज होता है, व्हेन एन इंसेक्ट टच इट हेयर, it is a nastic movement triggered by the touch but not determined by the direction of stimulus, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से भी टच करो वो तो बंद ही होना है, ऐसा थोड़ी है कि यहीं से टच करेगा तो बंद होना है। उसने टच किया, उसने बंद हो गया, दैट इज नास्टिक मूवमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या ये चीज़ क्लियर है? तो अब बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ट्रॉपिक मूवमेंट की। ट्रॉपिक मूवमेंट प्लांट्स में यूजुअली कैसे आते हैं? डिफरेंशियल ग्रोथ से, व्हेन वन साइड ऑफ द प्लांट पार्ट ग्रो फास्टर देन अदर। भाई एक सिंपल सी चीज़ है, प्लांट अगर स्टेम की बात करूंगा, है ना, लाइट है ना, तो एक पार्ट में आपको डिफरेंशियल, मतलब डिफरेंशियल ग्रोथ क्या होता है कि एक जगह ज़्यादा ग्रो हो गया और दूसरी जगह कम ग्रो हो गया, तो जहाँ ज़्यादा ग्रो होगा तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है ना। समझते हैं। When light shines on one side of a plant, the auxin hormone accumulate on the shaded side of the stem, है ना। कि अगर एक साइड क्या है, एक साइड लाइट है, तो एक जहां पर लाइट है ना, जहां पर लाइट है वहां पर ऑक्सिन हार्मोन कहाँ है, उसके अपोजिट साइड में ऑक्सिन हार्मोन जो शेडेड साइड है वहां पर वो एक्यूमुलेट हो गया और वहां पर सेल इलोंगेशन हो गया। तो जो शेडेड साइड है वो ज्यादा, शेडेड साइड जो है वो ज्यादा ग्रो करेगा, है ना। एक सिंपल सी बात है कि ये प्लांट है, यहां से सनलाइट आ रही है, यहां पर आपका ऑक्सीजन हार्मोन नहीं है, यहां है, यहां ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया है, यहाँ पर सेल एलोंगेशन हुआ। अगर यहाँ पर भैया आपका सेल एलोंगेशन हो गया तो स्टेम कहाँ बेंड करेगा? इधर, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से डेवलप्ड हो गया तो ये इस तरफ पे बेंड हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या मैकेनिज्म क्लियर है? अगर मैं जियोट्रॉपिज्म की बात करूँगा तो रूट ग्रो डाउनवर्ड्स, है ना। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो स्लोली डाउन ग्रोथ करता है ऑन द लोअर साइड ऑफ द रूट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी, जिसके कारण जो अपर साइड है वो जल्दी ज़्यादा फास्टर रेट से ग्रो करती है। वहीं अगर स्टेम की बात करूंगा तो ऑक्सीजन जो है प्रमोट क्या करता है? ग्रोथ ऑन द लोअर साइड, जिसके कारण जो स्टेम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है। ऑक्सीजन ग्रोथ कहाँ पर प्रेफर कर रहा है, कहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, कहाँ पे प्रमोट कर रहा है? लोअर साइड में, जिसके कारण जो स्टेम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है ना। क्लियर है कि स्टेम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो कर रहा है? नहीं, नेगेटिव कर रहा है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। क्यों कर रहा है इसका रीजन भी हमने देख लिया। स्टार्टिंग फ्रॉम कंट्रोल की डेफिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन टू पूरा नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग सीएनएस एंड पीएनएस, इंक्लूडिंग आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इंक्लूडिंग आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, वहाँ से एंडोक्राइन गए, वहाँ से हार्मोन्स पढ़ा, फिर प्लांट्स में आए, प्लांट्स में हार्मोन देखा, प्लांट्स में मूवमेंट देखी, चाहे वो नास्टिक हो चाहे वो ट्रॉपिक हो। अगर ये सारी चीज़ क्लियर है और आप अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो भैया इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरा ये मतलब था। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी एक्साइटिंग कंटेंट के लिए, एंड मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा, बाय बाय।